हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसी में लेक्चर 5 है आज। इसके पहले हम काफ़ी कुछ इसमें देख चुके हैं, लाइक इसका इंट्रोडक्शंस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक अगर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और भी जो हमारे टॉपिक हैं हम कवर कर चुके हैं। नाउ अब हम आ रहे हैं इसके प्रोसेस पर कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंपनसेशन को। और तो आप सभी जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स आपसे मिस हो चुके हैं उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं उसमें लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आगे आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंपनसेशन सिस्टम जो है ये होता क्या है। जैसे सभी जानते हो कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने बात भी की हुई है कि कंपनसेशन सिस्टम बेसिकली कंपनसेशन क्या होता है। जो भी वर्क एक एम्प्लॉय कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब वो कोई वर्क करता है तो उसके एवज में कंपनी भी उसको कुछ प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि उसे फील हो कि यस ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनी को उसकी वर्क की अहमियत है। तो उसके लिए कंपनी उसे भी प्रोवाइड करवाती है, जो पैसा प्रोवाइड कराती है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है, वो बेसिकली होता है आपका कंपनसेशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पर कंपनसेशन सिस्टम जो है उसे डिज़ाइन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, उसको डिज़ाइन करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारे बिजनेस गोल्स को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है कंपनसेशन। एम्प्लॉय आपके जो होते हैं वो खुश होते हैं अगर उनको कंपनसेशन अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अगर कंपनसेशन अच्छा है तो आपका जो एक इन्वायरमेंट है वो अच्छा क्रिएट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या ऑफर करती है, देखिए मैंने जैसा अभी बताया था, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि उन्हें अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके अपनी कंपनी में। क्योंकि आज के टाइम पर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रोक के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जांपल्स मोबाइल्स प्रोवाइड करवा रही है, कंपनी के व्हीकल्स, लैपटॉप्स, हाउस रेंट अलाउंसेज, स्टैट्यूटरी लीव्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो कंपनसेशन है, तो अब यानी कि हमारा जो वेज डिसाइड हो रहा है, तो इसको डिसाइड करने के लिए कौन सी प्रोसेस है जो यूज़ की जा रही है। ठीक है, एक छोटी सी प्रोसेस है जो बता रही है कि प्रीवियसली क्या होता था और करंट में क्या हो रहा है, उसे बताया जा रहा है। तो बेसिकली इसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक कंपनसेशन। कैसे डिसाइड हो रहा है, तो पहले हमने देखा, पहले आया हमारा ट्रेडिशनल कंपनसेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल कंपनसेशन सिस्टम मतलब प्रीवियसली क्या होता था। जैसा आप भी जानते हो, पहले के टाइम पर अगर कंपनसेशन को देखा जाए तो वर्कर्स बहुत हार्ड वर्कर्स थे, और हार्ड वर्किंग तो आज भी है, लेकिन पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। बहुत रिजिड इन्वायरमेंट था, जो बॉस ने कह दिया वही फॉलो किया जाता था, रेड टेपनिज्म चलता था, है ना, उस तरह का बिहेवियर यहाँ पर यूज़ होता था। फिर चेंज इन कंपनसेशन सिस्टम, थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हुआ। लोगों आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी मॉडर्न थ्योरीज आई थी हमारी, जैसे मास्लो नीड हायरार्की थ्योरीज आई, जो हाथों ने एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आया। तो इन सब चीज़ों से चेंजेस आना शुरू हुए, और जब ये चेंजेस आए तो इन चेंजेस का सीधा सीधा इम्पैक्ट आया कि एक नया मॉडर्न कंपनसेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर ना समझ के उनको कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा जाता था, उनके फीलिंग्स को समझना स्टार्ट हो गया था। तो दैट इज़ द मॉडर्न कंपनसेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आपका आ रहा है ट्रेडिशनल कंपनसेशन सिस्टम। तो ट्रेडिशनल कंपनसेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनली अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था कि एक्सपेक्ट क्या किया जाता था कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे, हमेशा अपने बॉस की बात माने, और इसके रिटर्न में उसको क्या मिलता था, जॉब सिक्योरिटीज़ मिल रही है, सैलरी का इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशंस उसे एनुअली मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उसे मिलती थी। इवन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें रिटायरमेंट्स प्लान जैसे कि पेंशन्स प्लान्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाती थी। और लेकिन सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था ट्रेडिशनल कंपनसेशंस का कि वहाँ पर ना उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड थी या जो सोशल नीड थी ना, उसको महत्व नहीं दिया जाता था। उनको ये लगता था कि ह्यूमंस वर्क फॉर मनी, कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है। दे ओनली वर्क फॉर
मनी, बट कि ऐसा नहीं है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए चेंजेस प्रोसेस लाई गई। तो क्या हुआ, चेंज इन कंपनसेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या हुआ, आपका बिहेवियर साइंस आ गया। बिहेवियर साइंस थ्योरी आई आपकी, जिसमें लेबर और ट्रेड यूनियंस के बारे में बताया गया। और यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस थे या एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने अपने राइट्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हम ये भी कह सकते हैं, जो मास्लो ने नीड हायरार्की बताई थी कि 2 नीड तो चलो उनकी पूरी हो रही है, बट उनकी बाकी की नीड्स पूरी होना भी यहाँ पर शुरू हो चुका था, क्योंकि हार्ड वर्किंग थे वो और सिर्फ मनी के लिए काम नहीं कर रहे थे, दे वॉन्ट दी सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। सो उनकी सोशल नीड, उनकी साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इन चीज़ों के बारे में भी अब ध्यान देना शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई चेंजिंग कंपनसेशन सिस्टम में। अब नेक्स्ट कंपनसेशन सिस्टम, यहाँ पर क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन रिसोर्स समझा जाने लगा। सिर्फ उन्हें एक सामान की तरह यूज़ नहीं करते थे, दे हैव सम फीलिंग्स, ये चीज़ समझ ली थी ऑर्गेनाइजेशंस ने और उसके अकॉर्डिंग वो उसको ट्रीट करने लगी थी। उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने लगा था, उन्हें अप्राइज करना शुरू कर दिया था, उनके मोटिवेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। एज वेल एज इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस थी उसको बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये समझ में आ चुका था उन्हें कि अगर एक बंदे की परफॉर्मेंस जो है वो अगर इन्हेंस होगी तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा, अगर ये इन्हेंस होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर होगा। ये उनको समझ में आ चुका था, ठीक है, तो उस पर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था। सो एम्प्लॉय वर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड फॉर दी जॉब सिक्योरिटीज़, ये तो उनसे एक्सपेक्ट किया ही जाता था कि वो अपनी जॉब सिक्योरिटीज़ के लिए वर्क हार्ड करें, लेकिन साथ ही साथ कंपनसेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था कि एम्प्लॉय को एक तरह से फील हो कि हाँ वो जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें काफ़ी कुछ मिल रहा है। उन्हें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही टर्म्स में बेनिफिट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। ये था आपका मॉडर्न कंपनसेशन सिस्टम जो आज के टाइम पर भी चल रहा है और इसमें कंटिन्यू आपका इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है। पहले कुछ बेनिफिट्स दिए जाते थे, आज और भी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे ना, कंपोनेंट्स जो हमने इसके प्रीवियस जो लेक्चर किया था उसमें आप देखोगे तो डिटेल में आपको ये मिल जाएगा। का एक टर्म है जॉब एनालिसिस, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स कि कंपनसेशन प्लान कैसे तैयार किया जाता है। बट उसके पहले यू रिक्वायर्ड कि यू नो अबाउट दी जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। कंपनसेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जॉब की एनालिसिस के बेसिस पर ही उसकी सैलरी डिसाइड की जाती है उस पोजीशन से रिगार्डिंग। तो जॉब पोजीशंस, जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब वर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो जॉब की पोजीशंस यानी कि पर्सन्स की कौन सी स्किल्स, कौन सा नॉलेज और कौन सा एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। मतलब अगर टेक्निकल जॉब कर रहा है, मान लीजिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की अगर जॉब है तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लीजिए इफ़ यू वर्क फॉर द SPSS तो उसको पता होना चाहिए कि SPSS सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से उसे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पर्टिकुलर स्किल्स की, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी। अगर हम उसे HR के लिए ले रहे हैं तो ही हैज़ द नॉलेज अबाउट द HR कि पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सैलरी कैसे बनती है, किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और भी जो भी HR के फंक्शन है वो उसे पता होना चाहिए। अगर हम उसे फाइनेंस की पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही नो अबाउट दी कि कैसे आपका अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से उस जॉब पोजीशंस की स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड डिसाइड होता है। फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस हमने देखा पॉइंट, तो जॉब डिस्क्रिप्शंस में आपका क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो इसमें मेंशंस रहेंगी, ठीक है ना, कि उसे उस पोजीशंस पर रहकर क्या क्या रोल्स निभाने और किस रोल पर है वो और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेयर करनी है। लाइक असिस्टेंट मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव्स है, गेट कीपर है, वॉट एवर। नाउ दी जॉब वर्थ आपकी क्या कहला रही है कि उसका कितना, जॉब की वर्थ कैसे डिसाइड होगी, उसकी एजुकेशन बेसिस पर और एक्सपीरियंस बेसिस पर। एक पर्सन अगर मान लीजिए सीनियर पोजीशन पर आया हुआ है ना, उसको अगर मान लो कि उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट उसकी पोजीशन जो है वो उसी पर आया हुआ है। बट दूसरा बंदा जो है वो भी उसी पोजीशन के लिए आया है, बट ही हैज़ ओनली 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज है। तो ऑब्वियसली जॉब की वर्थ में अंतर आ ही जाएगा। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमें सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, अगर हम उस बंदे की नॉलेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लिया आपने, अब आपको आगे की जो स्टेप है वो समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं कंपनसेशन। ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स इन डिटर्मिनेशंस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट आपकी स्टेप्स आ रही है कंडक्टिंग वेज एंड सैलरी सर्वे।
हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वेज और सैलरी सर्वे अगर करना है तो ये रिक्वायर्ड है, मतलब डिसाइड करना है तो ये रिक्वायर्ड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक पोजीशन के लिए अगर मार्केट में किसी को 8 से 10,000 मिल रहा है, किसी को 40 से 50,000 अगर मिल रहा है, तो उस पोजीशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भी सिमिलर कंपनी है तो आप भी लगभग आप उतना ही प्रोवाइड करेंगे, तभी लोग आपके यहाँ अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा आप लेस देंगे तो कोई आपकी कंपनी में आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको वेज एंड सैलरी का सर्वे करना ज़रूरी है किसी भी उसका कंपनसेशन प्लान को तैयार करने से पहले। सेकंड पॉइंट आपका आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्थ ऑफ ईच जॉब थ्रू द जॉब इवैल्यूएशन। जैसा अभी हमने जो देखा था थोड़ी देर पहले ही, यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्थ ऑफ ईच जॉब मतलब कि आपने जो वर्थ ऑफ जॉब की हुई है, मतलब जो आपकी जॉब है उसकी कितनी वर्थ है। जॉब इवैल्यूएशन आप प्रॉपर कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी जो रोल्स कितने हैं, स्किल्स क्या थी, आपकी एटीट्यूड कितना यूज़ हो रहा है, उसमें क्या नॉलेज उसमें यूज़ हो रही है, ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सब कुछ आप पता कर रहे हो। जॉब इवैल्यूएशन एक तरह से आप उसमें जॉब का एनालिसिस पूरा आप कर रहे हो, उसके बाद आप उसकी वर्थ को पता कर रहे हो। ठीक है, जॉब का एनालिसिस करके जॉब की वर्थ को पता कर रहे हो, इसलिए वो पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है कि ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू पे ग्रेड। हमने यहाँ क्या किया, अगर हम किसी को एक ही डिपार्टमेंट में 5 लोगों को एक ही पोजीशंस पर रख रहे हैं, मान लीजिए 5 हमने ट्रेनी अगर रिक्रूट किए हुए हैं तो उसको हमको सेम ग्रेड पर रखना पड़ेगा। अगर हमने असिस्टेंट मैनेजर अगर 4 रखे हुए हैं या 2 रखे हुए हैं तो असिस्टेंट मैनेजर्स की जितनी आपकी पे है वो आपको लगभग सिमिलर रखनी पड़ेगी, अगर एक्सपीरियंस सेम है, एजुकेशन सेम है। इन दैट केस अगर किसी का सीनियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, तो उस केस में डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस ईच पे ग्रेड। हमने यहाँ पर सिमिलर जॉब को हमने कर दिया, देन हम उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे कि किसको हमें कितना पे करना है। इसको डिसाइड करने के बाद में लाइक एग्जीक्यूटिव्स को मान लीजिए कि आपने 30,000 तक का डिसाइड किया है कि 20 से 30,000 के बीच में आप देंगे। फिर आपने असिस्टेंट मैनेजर्स का सोचा हुआ है कि आप अराउंड 70,000 उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद डेवलपिंग वेज स्ट्रक्चर्स, फिर हम अपना एक वेज स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। वेज स्ट्रक्चर तैयार करने का मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स आप उसमें यूज़ कर रहे हो उन सबको आप मैनेज करेंगे, यानी कि आप क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ सैलरी होती है जो आपका बेस पे होगा, कुछ होगा जो वेरिएबल्स पे होंगे, तो वो आप पता करेंगे। जैसे कि कुछ आपको भी पता है, कुछ पे आप जो देते हो वो आपका फिक्स्ड होगा और कुछ जो होगा वो वेरिएबल होगा। जैसे कि फिक्स्ड आपको भी पता है कि आपका जो टीए, डीए, एचआरए, बेसिक पे, ये सब आपके फिक्स्ड होते हैं। उसी तरह से वेरिएबल पे में अगर आप देखोगे तो जो भी आप इंसेंटिव्स, बोनस प्रोवाइड करवा रहे हो, कमीशंस प्रोवाइड करा रहे हो, ये सब आपके वेरिएबल्स हो गए। तो इस तरह से एक पूरा वेज स्ट्रक्चर आप तैयार कर लोगे हर एक जॉब के रिगार्डिंग। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका फ्रेमिंग दी वेज एडमिनिस्ट्रेशन रूल। आपको भी पता है गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेशन चल रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए आप वेजेस को डिसाइड करेंगे। और वेजेस को फ्रेम करने के बाद में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जिससे कि कहीं पर भी जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट ना हो, इस तरह का हम यहाँ पर वेजेस को एडमिनिस्ट्रेशन रूल को फॉलो करेंगे और फ्रेम करने के बाद में हम उसे कम्युनिकेट कर देंगे एम्प्लॉयज़ को, जो भी हमारे यहाँ रिक्रूट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी एम्प्लॉय अप्रेजल। अगर किसी का ये जो हमारा सब कुछ डिसाइड हो चुका है, सब कुछ डिसाइड हो गया, कंपनसेशन प्लान हमारा डिसाइड हो गया है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय अप्रेजल। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ बहुत समय से काम कर रहा है तो टाइमली उसे अप्राइज करना भी बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज उसे टाइमली आपको प्रमोशन देना भी ज़रूरी है। तो उस बेसिस पर आप उसे क्या प्रोवाइड करवा सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना रहता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड के थ्रू आप उन्हें अप्राइज कर सकते हो। अप्राइज आपका हो सकता है मेरिट बेसिस पर भी हो सकता है या परफॉर्मेंस बेसिस पर भी हो सकता है या दोनों के बेसिस पर हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन्स और कंपनी के बीच की ट्यूनिंग के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू भी कंपनसेशन पैकेजेस को बढ़ा सकते हैं। तो दे आर दी स्टेप्स कि जिस तरह से आप अपने कंपनसेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आप किस तरह से कंपनसेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेप्स इन डिटरमाइनिंग दी कंपनसेशन सिस्टम। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनसेशन सिस्टम को डिसाइड करती है, कंपनसेशन पैकेजेस तैयार करती है और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल प्रोसेस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बट इन्हें ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है इन दी डिफरेंट लैंग्वेजेस।